मुल्क के बारे में सोचना है तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हम ज़ाती मसलहतों के असीर हो जाते हैं। जब हमने किसी और के बारे में फ़ैसला करना हो तो हमारे पैरामीटर्स और होते हैं, जब अपने बारे में फ़ैसला करना हो तो हमारे पैरामीटर्स बदल जाते हैं। ये तज़ाद जो है ये हमें ख़त्म करना होगा, क्योंकि इस मुल्क को अब चलाना मुश्किल हो रहा है। एक ऐसी रियासत जो एटमी क़ुव्वत है, अगर वो डिफ़ॉल्ट के किनारे पर खड़ी हुई हो और उसके वजूद को ख़तरात लाहक हों तो ज़ाहिर बात है ये पूरे ख़ित्ते के लिए और पूरे दुनिया के लिए ख़तरा है। तो इसलिए उसको चलाने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने जो है पत्ते सही तरीके से दुरुस्त करें, हम अपने जो तरजीहात हैं उसको दुरुस्त करें, और हम ये फ़ैसला करें कि हम अब मुल्क को उस अंदाज़ में जो 70s की दिहाई थी, जो 80s की थी, 90s की थी, उस तरह नहीं चलाएंगे कि उस तरह अब चल नहीं सकता, वो हालात बदल चुके हैं। अब ये नहीं हो सकता कि आप जो अपनी पार्टी के लोग हैं उनको मुलाजमतें देना शुरू कर दें, आपके दोस्त अजीज़ अकारिब जो हैं वो अहम ओहदों पर फायज कर दें और मुल्क चलता रहे, ऐसा मुमकिन नहीं है। और मीडिया इसमें अहम किरदार अदा कर सकता है, कर रहा है। अब देखिए ये जो जियो और जंग ग्रुप जिस मुसीबत का शिकार है वो यही इसी वजह से है ना। बाकी चैनल्स पे भी आहिस्ता आहिस्ता और अखबारात की तरफ भी ये आएंगे, लेकिन हमें इससे पहले कि ये कदम आगे बढ़ाएं, हमें एक कदम आगे बढ़ के एक फैसला कौन मोड़ पे इस मुल्क को ले आना चाहिए। ठीक, दुरुस्त। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं सदर आसिफ अली जरदारी का जो बयान आया है कि सियासी अदाकार इकट्ठे हो गए, लेकिन अपना जो वक्त है वो हम पूरा करेंगे, तो इस पर आप क्या तबसरा करेंगे? इशारा किसकी तरफ है उनका? देखिए ये अजीब व गरीब बात है। कुछ लोग कहते हैं ये जो टीवी एंकर्स हैं ये उनको कहते हैं। अच्छा। कुछ लोग समझते हैं कि ये जो उनके मुखालिफ हैं सियासी उनको कहते हैं, लेकिन बेसिकली उनको ख़ुद भी ये मालूम नहीं कि मैं क्या कह रहा हूँ। किसी ने कह दिया है कि आप ये कह दें और वो कहना शुरू हो गए। जरदारी साहब को इतना ज़हीन आदमी नहीं है कि वो सोच समझ कर बात करते हों। वो एक छोटी सतह काउंसलर सतह की एक सियासतदान हैं, और यही आप मुकदमात को जो तवालत दे रहे हैं। वो किसी ने उनको कहा है कि जी ये बड़ा तरीका होता है देहातों में कि जी एक मुकदमा 30 साल चलाते रहें। भाई वो जो फ्री के मुकदमा होता है या मुद्दई होता है उसका 2 मरले ज़मीन एट स्टेक होती है। बिल्कुल, यहाँ एक मुल्क एट स्टेक है। आप हुक्मरान हैं, आप मामलात को तवालत देंगे तो आपकी साख मजरू होगी, आपकी कारकर्दगी ख़त्म होकर रह जाएगी, आप खुद फंस कर रह जाएंगे। लेकिन वो किए जा रहे हैं और समझते हैं हमारी अच्छा इस तरह से आप 5 साल पूरे भी कर लें, क्या फ़ायदा होगा जी? मतलब है आपका कारनामा क्या होगा कि जी हमने 5 साल पूरे किए हैं। 5 साल तो चौधरी परवेज़ लाही में पूरे किए हैं, 11 साल तो परवेज़ मुशर्रफ ही बैठा रहा। अगर ये कोई कारनामा है तो फिर अयूब खान और परवेज़ मुशर्रफ और ज़ियाउल हक जो हैं वो बहुत बड़े हीरो हैं इस कौम के। उन्होंने अपनी मुद्दत से भी, यानी वो 4 दफ़ा आर्मी चीफ रहे, एक मुद्दत कौम ने दी थी, 3 दफ़ा उन्होंने खुद ले ली। तो ये कोई कारनामा नहीं होता। कारनामा यह है कि आपने 3 महीने हुकूमत की और दुनिया याद रखे कि जी आप एक अच्छे हुक्मरान थे। तो ये कोई बात नहीं है कि आप कभी जूते खाएं, कभी प्याज खाएं और फिर कहें जी हमने मुद्दत पूरी कर ली। आप एक कदम आगे बढ़ते हैं, 2 कदम पीछे हटना पड़ता है। कभी फ़ौज का दबाव कबूल करते हैं, कभी अमेरिका का दबाव कबूल करते हैं, कभी सियासी मुखालिफिन का, कभी MQM आपको आंखें दिखाती है और आप मुद्दत पूरी कर रहे हैं। करते जाएं, किसी को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मुल्क का बेड़ा गर्क ना करें। मुल्क का बेड़ा गर्क, सही आपने बिल्कुल कहा। अच्छा, अब NRO के वाले से बात कर लेते हैं। नजरसानी केस पर मजीद मोहलत के लिए हुकूमती दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है, क्या तबसरा करेंगे आप? क्या आप देख रहे हैं? देखिए NRO को तो कौमी नुक्ता नज़र से सोचना चाहिए कि ये एक ऐसी दस्तावेज़ है, ये एक ऐसा मुआहदा है जो मुल्क जिसके साथ चल नहीं सकता। क्योंकि आप अगर एक मखसूस पीरियड के मखसूस लोगों को ये रियायत देते हैं कि जी आपने जो खाया पिया आपको माफ़, आपसे कोई नहीं, फिर बाकी लोगों ने जो उससे पहले खा पी चुके हैं, जिनको आप मुजरिम गर्दानते हैं, जो बाद में खाना पीना चाहते हैं, आप उनको कैसे रोकेंगे? ये तो एक ऐसी मिसाल आप मुल्क में कायम कर रहे हैं जिसकी वजह से ना मईशत चल सकती है ना निज़ाम चल सकता है। हाँ, अगर माफ़ी देनी है तो उसका तरीक़ाकार ये है कि पहले ये लोग मांगे आके माने, बिल्कुल तस्लीम करें, कौमी सतह पर कहें कि जनाब हमने इतना कुछ लूटा है, सही, इतना हम वापस कर रहे हैं, बाकी हमें माफ़ कर दें। फिर शायद माफ़ी भी दी जा सकती है। लेकिन ये क्या तरीका है कि पहले आप कहें सरे माल, हमारा तो कोई सरे माल नहीं है, आप कहें जी हमारे तो स्वेस अकाउंट हैं ही नहीं, अब कहते हैं जी स्वेस अकाउंट मौजूद हैं, हमें इस्तिस्ना हासिल है। भाई किस चीज़ का इस्तिस्ना? आप तो कहते हैं स्वेस अकाउंट है ही नहीं, आप तो कहते हैं सरे माल है ही नहीं। यानी आप एक झूठ की बुनियाद पर, छुपाया नहीं जा रहा ना, छुपाया नहीं जा रहा, तो फिर आप माने, तस्लीम करें।
फिर कौम सोचेगी। लेकिन ये है कि जी आपको तो माफ़ी में मिल गई, और जिन लोगों को अभी तक मौका नहीं मिला लूट मार करने का, उनका आप रास्ता रोकना चाहते हैं, किस तरह रोकेंगे? फिर सबको खुली छुट्टी दे दें। फिर जो जिसका जहाँ दाव लगे, यानी हम आपने क्या कसूर किया है कि हम तो 30-30 साल, 20-20 साल, 10-10 साल, 40-40 साल मेहनत करते हुए मर जाएं, और ये लोग जो हैं ये लूट मार करें, बैंक पैसा बाहर बैंकों में ले जाएं, और उसके बाद ये पवित्र होकर इक़्तिदार के लिए फिर आ जाएं। तो ये इस तरह ना मुआशरा चल भी नहीं सकते और ना मुल्क चल सकते। बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे बताएं कि जो चेयरमैन नैब हैं उनके बारे में क्या कहेंगे, दीदार साहब के बारे में? बतौर जज उनकी शोहरत अच्छी है, मतलब जिन लोगों से भी बात हुई है वो एक अच्छे जज हैं। और दूसरी बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि एक आदमी अगर किसी वक्त किसी सियासी जमात में हो और उसके बाद वो जुडिशरी में आ जाए तो वो अपने उस तासुबात का असीर रहे। ये कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई मिसालें ऐसी मौजूद हैं। ये हमारे जो फलक शेर साहब थे वो इत्तेफाक फाउंड्री के वकील थे, उसके बाद वो जज बन गए। आज लोग उनकी बतौर जज दयानत, अमानत, उसूल पसंदी की कस्में उठाते हैं। ये वो शख्स था जिसको परवेज़ मुशर्रफ, जिसने इफ्तिखार चौधरी जब जज बने तो पिटीशन दाखिल की कि जी मेरा हक है, मैं सीनियर हूँ, मुझे बनना चाहिए था। लेकिन जब इफ्तिखार चौधरी पर जस्टिस इफ्तिखार चौधरी पर आया उफ्ताद पड़ी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और मुल्क के सदर ने बुला के कहा जी हम आपको चीफ जस्टिस बना देते हैं, उसने कहा नहीं, इस तरीके से मैं चीफ जस्टिस नहीं बनूंगा। यानी ऐसा बाउसूल आदमी क्या बात है। तो ये कोई ऐसा बात नहीं है। लेकिन जिस अंदाज में उनको बनाया गया है कि आप मुशावरत कर रहे हैं, वो मुखालफत कर रहे हैं और आप उनको बना रहे हैं, ये तरीक़ेकार गलत है। आप ये एक उन्होंने सबका एहतसाब करना है ना जी। एक नैब कौमी इदारा है तो आप वहाँ उस आदमी को लगाएं जिस पे सबका इत्तेफाक हो, ताकि अब वो मुतनाज़े हो गए तो उन शरीफ आदमी की पोजीशन भी आपने ख़राब कर दी है। तो मेरा तो ख्याल है कि अब जस्टिस दीदार हुसैन शाह साहब को चाहिए कि वो खुद ही पीछे हट जाएं। वो कहें कि जी मैं इस गम में नहीं पढ़ना चाहता, ऐसी मिसालें मौजूद हैं, वो पीछे हट जाएंगे, उनकी इज्जत महफूज रहेगी। वो उनकी अच्छाई जो है अपनी जगह पे बरकरार रहनी चाहिए, उसका एतराफ़ करना चाहिए। लेकिन जिस अंदाज में उनको बनाया जा वो अच्छा बिल्कुल ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया इरशाद आरिफ साहब आपका। और यहाँ पर हम अपना ये सेगमेंट ख़त्म करते हैं। दूसरे सेगमेंट में आपसे मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा।